सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया की राजनीति इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के आसपास घूम रही है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस युद्ध पर हर देश की अपनी एक अलग रणनीति है, लेकिन इतना साफ है कि इस युद्ध का असर दुनिया के हर व्यक्ति पर पड़ने वाला है, जिसमें आप भी शामिल हैं। इसलिए डिकोड में हम हर दिन इस युद्ध के तमाम दांव पेच विस्तार से आपको समझाते हैं और आज इस युद्ध की राजनीति में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उतर आए हैं। इसके बाद आपको उस लंच में लेकर चलेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और यह लंच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को खिलाया है, और वो भी व्हाइट हाउस में। अब बड़ी बात यह है कि इस लंच का बिल कौन भरेगा। हो सकता है कि असीम मुनीर को यह लंच बेहद महंगा पड़े और राष्ट्रपति ट्रंप इसकी सारी कीमत मुनीर की जेब से ही निकाल लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते। सबसे बड़ा मजाक यह है कि जो पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ पार्टनरशिप में काम करती है, उसी सेना के प्रमुख आज नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद अब भारत के हवाई यात्री पहले से कहीं ज्यादा आशंकित भी हैं और जागरूक भी हो गए हैं। एक तरफ जागरूक हुए हैं, लेकिन साथ ही डर भी उन्हें बहुत लग रहा है। एक नए सर्वे में यह पता चला कि अब भारत में 41% हवाई यात्री अपना टिकट बुक कराते समय ये जानना चाहते हैं कि उनका विमान कौन सी कंपनी और किस मॉडल का होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और उसके 4 बड़े शहरों पर यह हमला हुआ है। इनमें इजराइल की राजधानी टेल अवीव है, रमत गन है, होलोन शहर है और बीर शेबा शहर है। ईरान ने कुल 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें से 9 मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। और यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है, और उसने यह भी बताया है कि यह हमला इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास हुआ है, न कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल सटीक मिसाइल दागी है और उसे इस हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जब इस हमले की खबर से इजराइल का शेयर मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था, ऐसे में वहाँ के स्टॉक मार्केट में एक साल का सबसे बड़ा उछाल आया है, और ये है 4.7% का उछाल। आज वहाँ का स्टॉक मार्केट जो है लगभग 4.5% बढ़ गया। हालांकि इसके बावजूद आज का दिन इजराइल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। टेल अवीव के पास जिस इलाके में 1 दर्जन से ज़्यादा यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के दूतावास और राजनयिक मिशन है, आज ईरान की मिसाइलें इस इलाके तक भी पहुंच गई। अब आप सोचिए, किसी भी देश की राजधानी में जहां एम्बेसीज होती हैं, वो वहां का वीआईपी इलाका माना जाता है, और ईरान की जो मिसाइल हैं अब इस इलाके में भी पहुंच गई हैं जहां पर दूसरे देशों के दूतावास स्थित हैं। और आज ही ईरान ने दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर भी अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं, और इस अस्पताल को सोरोका मेडिकल सेंटर कहते हैं। इस हमले के बाद अस्पताल में कैसे भगदड़ मच गई और कैसे इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों का शोर गूंज रहा था, ये आप इन तस्वीरों से देखिए।
इजराइल का कहना है कि इस अस्पताल पर हुए हमले में 42 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और इनमें भी कुछ लोग इसलिए घायल हो गए क्योंकि हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई थी। इजराइल ने इस हमले को वॉर क्राइम बताया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। Our goal is twofold. Nuclear, ballistic missile, we're going to remove that. We are in the process of completing removing this threat. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of nuclear annihilation against Israel. आपने भारत और पाकिस्तान या फिर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हवा में तो कई मिसाइलों को देखा होगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि विस्फोट के बाद ज़मीन पर इन मिसाइलों का मलबा कैसा दिखता है। ये ईरान की एक लंबी दूरी की मिसाइल का मलबा है, जिसे देखकर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वही मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ बड़ा धमाका कर सकती है। ये उस मिसाइल का मलबा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर यह मिसाइल एक बड़े पाइप के टुकड़े जैसी नज़र आती है। आप देखिए, ये मिसाइल है। अब तक के युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान पर भारी पड़ा है और ईरान इस युद्ध में इजराइल के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन हकीकत में जब आप इस युद्ध को बहुत ध्यान से डिकोड करेंगे और ईरान के हमलों को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको इन हमलों में एक ख़ास प्रकार की रणनीति नजर आएगी। अंग्रेजी में इसे वॉर ऑफ एट्रिशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इस प्रकार से युद्ध लड़ना जिससे दुश्मन देश थकने लगे, या युद्ध की एक ऐसी रणनीति जिसमें एक देश सामने वाले देश को सीधे हराने की बजाय लंबे समय तक धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाए, वो उसे थका दे और थका कर कमज़ोर करके आखिर में उसे हरा दे। तो वॉर ऑफ एट्रिशन हथियार और मनोबल को तोड़कर शत्रु को धीरे धीरे थकाकर हराना, और ये जो रणनीति है ये है ईरान की रणनीति। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था, तब हर किसी को यही लगा कि ईरान इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ईरान ने कोई बहुत बड़ा हमला ना करके 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और बाद में ये हमले 12 से 18 घंटों के गैप पर किए जाने लगे। ये रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया जा सके। ईरान को ये बात पता थी कि इजराइल पर सिर्फ बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार है तो उसके हमलों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन सारी मिसाइल्स को रोक लेगा और ईरान मिसाइलें दागकर भी इस युद्ध में पीछे रह जाएगा। और इसी के बाद ईरान ने एक नई रणनीति को चुना और वो रणनीति थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देना, उसे कंफ्यूज कर देना। इस रणनीति के तहत ईरान ने एक बार में हमला न करके थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपनी मिसाइलें दागी, जिससे 2 बातें हुई। पहला, इजराइल में 24 घंटे वॉर सायरन बजने लगे और 1-2 दिन के बाद लोगों में एक प्रकार की मानसिक थकावट आने लगी। लोग भी थकने लगे क्योंकि चारों 24 घंटे सायरन बजते रहते हैं, क्योंकि ईरान लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपनी मिसाइल इजराइल पर छोड़ रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि इससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया, वो थकने लगा और कई बार कंफ्यूज भी होने लगा। इजराइल के पास मुख्य रूप से 4 एयर डिफेंस सिस्टम हैं
जिनमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव है, सबसे ज्यादा उसी से काम लिया जा रहा है और इसका नाम है एरो 3। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता है 2400 किलोमीटर, जबकि इजराइल से ईरान की सबसे कम दूरी 1000 किलोमीटर है। इजराइल के पास यह इकलौता ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहचान भी कर सकता है और इन्हें हवा में ही ये नष्ट भी कर सकता है। बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर या उससे भी कम है, इसलिए उनकी भूमिका काफी सीमित है। इस बात को ईरान अच्छी तरह से समझ गया और वो जब अपनी सीमा से 1000 से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल पर मिसाइल हमला अब करेगा तो इजराइल एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से ही इन हमलों को रोकेगा। ये बात ईरान की समझ में आ गई। अब अगर ईरान लगातार हमले जारी रखने में कामयाब रहता है तो इजराइल का यह एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे थकने लगेगा और धीरे धीरे उसकी मिसाइलें भी समाप्त होने लगेंगी और इस समय यही हो रहा है। इजराइल अब ईरान की तरफ से आने वाली सभी मिसाइल्स को हवा में नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि अब वो सिर्फ चुन चुन कर उन्हीं मिसाइलों को नष्ट कर रहा है जो उसके सैन्य ठिकानों, बड़े बड़े शहरों या फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकती हैं। जो मिसाइलें ऐसी हैं जो कि किसी दूर दराज के इलाके में जा रही हैं या ऐसी जगह पर जाकर गिर सकती हैं जहां पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं या जहां कम नुकसान होगा, अब इजराइल ऐसी मिसाइल्स को नहीं रोक रहा और उन्हें जाने दे रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होने से इजराइल की लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल्स अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अमेरिका के एक बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के पास अब सिर्फ इतनी इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बची होंगी जिससे वो अगले 10 से 12 दिन और ईरान के मिसाइल हमलों को रोक पाएगा। अब आप सोच लीजिए, अगर अगले एक हफ्ते में यह युद्ध नहीं रुका, सीज फायर नहीं हुआ, तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी, क्योंकि जब एक मिसाइल को रोका जाता है तो वो भी मिसाइल के जरिए ही रोका जाता है हवा में, और धीरे धीरे इजराइल की ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ये अब कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अभी तो बड़े बड़े शहर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने वाली मिसाइल्स को इजराइल रोक रहा है, लेकिन बाद में यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपने बड़े सैन्य ठिकानों को इन मिसाइलों से बचाने लगे और बाकी के इलाके ईरान के निशाने पर आ जाए। तीसरी बात यह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना भी बहुत महंगा काम है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है और इस हिसाब से अगर ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए हर रोज 100 इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी जा रही हैं तो सिर्फ इन 100 मिसाइल्स का रोज का खर्चा लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ईरान इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है, इसलिए वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ अब धीरे धीरे कॉम्बैट ड्रोन्स को भी मिसाइलों के झुंड में इजराइल पर हमला करने के लिए भेज रहा है। तो मिसाइलें भी आ रही हैं और कॉम्बैट ड्रोन्स भी आ रहे हैं और इनमें एक ड्रोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होती है और वो सब इसलिए है ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ में ना आए कि उसे मिसाइल को रोकना है या ड्रोन को रोकना है। और एक 40 लाख रुपए के ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। यहां इजराइल के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि इस 40 लाख रुपए के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए उसे 8 से 25 करोड़ रुपए की मिसाइल फायर करनी पड़ रही है और ईरान बहुत चालाकी से मिसाइलों और इन ड्रोन्स को एक ही झुंड में मिक्सअप करके भेज रहा है। इसके अलावा अमेरिका के युद्धपोत और उन पर तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम भी जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद कर सकते हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वो ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने में इजराइल की कोई मदद कर रहा है या करेगा। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भी अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है और ईरान को लगता है कि अगर यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ही चलता है तो इजराइल को इसमें अंततः हार माननी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि दोनों देशों के हमलों में बड़ा अंतर क्या है, दोनों देशों की रणनीति क्या है। ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों से ज्यादा
उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो ये फर्क को आप समझिए। ईरान जो है वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। ईरान ऐसे इलाकों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां पर बहुमंजिला इमारतें हैं, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर बाजार हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इजराइल में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं या जो बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, वहां इन मिसाइलों को गिरते हुए देखा गया है। और ये नुकसान कहां कहां हुआ है आपकी स्क्रीन पर है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और ये जो इलाके आपको दिख रहे हैं ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर आम लोग रहते हैं। शहरों में मिसाइल हमले कर रहा है ईरान। ये तो ईरान की रणनीति है। अब इजराइल के बारे में देखिए। इजराइल रिहायशी इलाकों से ज्यादा ईरान के सैन्य ठिकाने, न्यूक्लियर ठिकाने, एयर बेसिस, रेडियो सेंटर, सरकारी बिल्डिंग्स, इस तरह की चीजों को निशाना बना रहा है। आज भी इजराइल ने ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जिसे अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी कहते हैं। ईरान पर आरोप लगता है कि वो इन हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम निकाल सकता है और इससे आगे चलकर न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं। और इसी वजह से इजराइल ने ईरान के इस न्यूक्लियर ठिकाने पर भी हमला किया है और इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसे आपको बहुत ध्यान से आज देखना चाहिए। इससे आप ये भी समझिए कि इजराइल की वायुसेना इस वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास ही मौजूद है और वो इन पर लगातार हमले कर रही है। यानी इजराइल की जो वायुसेना है, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो ईरान के आसमान में उड़ रहे हैं। तो इस रणनीति को आप समझ लीजिए। ईरान इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है जहां आम नागरिक रहते हैं और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला कर रहा है और वो सोच रहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी जाए। अब से कुछ देर पहले इजराइल ने खुद अपने इस दावे को वापस ले लिया है कि उसने फारस की खाड़ी के पास बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हवाई हमला किया है जहां रशिया और ईरान के साथ मिलकर यह न्यूक्लियर प्लांट काम करता है। इस दावे के बाद रशिया ने इजराइल से कहा था कि वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना ना बनाए क्योंकि इस प्लांट से न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई खतरा नहीं है और यहां इस इलाके में रशिया के नागरिक भी मौजूद हैं। Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ. Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты. Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания Совета безопасности ООН 13 июня и специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ 16 июня свидетельствует о неприятии конфронтационного курса и разрушительных действий израильского руководства. जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करने से ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का सपना टूट जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले इस समय कर रहा है, उनसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल, 10 साल या 15 साल पीछे तो धकेला जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। एक न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उस पर मिसाइल या बॉम्ब गिराना काफ़ी नहीं होता। ऐसे हमलों में कई बार जोखिम ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने से, न्यूक्लियर रेडिएशन से लाखों लोगों की जान जा सकती है अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर या न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल
या बॉम्ब से हमला कर दिया जाए तो। अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो उसे वहां पर अपनी पैदल सेना को भेजकर ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर पहले कब्जा करना होगा और फिर इसके बाद कई महीनों में इजराइल इन साइट्स को पूरी तरह से निष्क्रिय बना पाएगा। इस समय जिन हैवी वाटर रिएक्टर्स, पावर प्लांट्स और यूरेनियम फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है, उन्हें ईरान चाहे तो युद्ध के बाद कुछ ही समय में दोबारा से मरम्मत करके फिर से शुरू कर सकता है और ऐसी स्थिति में ये सारे न्यूक्लियर प्लांट्स फिर से कुछ ही समय के बाद, कुछ महीनों के बाद शुरू हो सकते हैं। यानी इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इन प्लांट्स पर इजराइल को पहले अपना कंट्रोल करना होगा और ये तभी संभव है जब इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे। इजराइल ने आज ही इस बात को फिर दोहराया है कि इस युद्ध में खमेनी का अंत होना निश्चित है। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि आयतुल्लाह खमेनी को ईरान की सत्ता से हटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये इतना आसान है जितना इजराइल समझ रहा है? 86 वर्ष के खमेनी ईरान के सिर्फ एक नेता नहीं हैं, बल्कि वो एक विचारधारा हैं जिसने ईरान की व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा हुआ है। आज अगर खमेनी को इजराइल ने ईरान से हटा भी दिया तो भी ईरान की व्यवस्था में खमेनी विचारधारा पूरी तरह से जड़ तक मौजूद है, पूरी तरह से प्रभावी वो रहेगी इसके बाद भी, और खमेनी की जगह कोई नया खमेनी आ जाएगा जो ईरान को इसी विचारधारा के साथ ऐसे ही आगे बढ़ाता रहेगा जिससे अब तक ईरान की सत्ता को वो सींचते आए हैं। असल में इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा को सुन्नी कहते हैं और दूसरे को शिया कहते हैं, और इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक लंबा संघर्ष रहा है। इसीलिए दुनिया भर में इस्लाम धर्म में एक सुन्नी मुसलमान होते हैं और दूसरे शिया मुसलमान होते हैं। दोनों में मतभेद इस बात को लेकर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी किसे माना जाए। सुन्नी विचारधारा के मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, जबकि शिया विचारधारा के मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोग ही उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। और इस विवाद ने दुनिया भर के मुसलमानों को दो समूहों में बांट दिया है। प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा 87% मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं और सिर्फ 13% मुसलमान शिया हैं। यानी मुसलमानों में शिया मुसलमान एक तरह से अल्पसंख्यक हैं, और इनमें भी शिया मुसलमानों की आबादी जिस देश में बहुसंख्यक है उस देश का नाम है ईरान। पूरी दुनिया में ईरान शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है, और आप ये भी मान सकते हैं कि ईरान शिया मुसलमानों का नेतृत्व करता है, और यही बात आयतुल्लाह खमेनी को बहुत मजबूत बनाती है। ईरान में 90% से ज़्यादा आबादी शिया मुसलमानों की है, और यही कारण है कि खमेनी ईरान की सत्ता को धर्म के हिसाब से चलाते हैं, और इसीलिए जब से वो आए हैं तब से उन्होंने ईरान में धार्मिक कट्टरता को बहुत बढ़ा दिया है। वर्ष 1979 की क्रांति के बाद ईरान में सत्ता को इस तरह से संगठित किया गया जिससे सत्ता में रहने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि खमेनी की विचारधारा मजबूत रहे, और आज ये विचारधारा ईरान के लोगों के अंदर है। ये विचारधारा है ईरान सिर्फ इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलेगा, और वो अमेरिका और इजराइल को हमेशा अपने धर्म का और अपना दुश्मन मानेगा। आज अगर खमेनी हट भी जाए और उनकी जगह कोई नया सुप्रीम लीडर ईरान में आ भी जाए तो उसका चुनाव वही काउंसिल करेगी जो आयतुल्लाह खमेनी की विचारधारा को मानती है, उस पर चलती है। ईरान में ये व्यवस्था और धार्मिक रुझान इतना मजबूत है कि पिछले 30 से 40 वर्षों में ईरान में कई जन आंदोलन हुए जिसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी के शासन को कभी चुनौती नहीं मिली। वर्ष 2011 के आसपास जब अरब स्प्रिंग के दौरान अरब के बड़े बड़े देशों में लोकतंत्र की मांग के लिए लगातार जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई देशों के बड़े बड़े नेता इस दौरान अपने कुर्सी से हटा दिए गए, कुछ को मार दिया गया, तब भी ईरान की सत्ता को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ही चलाते रहे, उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। और वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने पिछले 36 वर्षों में
ईरान को एक ऐसा कट्टर देश बना दिया है जिसकी सत्ता धर्म के हिसाब से ही संचालित होती रहेगी आगे भी। और जब तक ऐसा होगा तब तक ईरान के मकसद बदलेंगे नहीं। वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को हमेशा अपना कट्टर दुश्मन मानेगा और वो अपने न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को भी कभी छोड़ेगा नहीं और इन न्यूक्लियर हथियारों को भी अपने धर्म के साथ जोड़कर देखेगा। इजराइल ने आज ही इस बात को दोहराया है कि इस युद्ध में खामनेई का अंत तय है और खामनेई को कोई बचा नहीं सकता। שדיקטטור כמו חמינאי, שעומד בראש מדינה כמו איראן, וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה הנוראית הזאת של השמדת ישראל, הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים. तो आप देखिए, इजराइल के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के रक्षा मंत्री हो, वहाँ की सरकार हो, वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को छोड़ेंगे नहीं। ईरान की इस शासन व्यवस्था का एक रिश्ता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी है। वर्ष 1979 में ईरान की क्रांति के बाद वहाँ के सुप्रीम लीडर बनने वाले रुहुल्लाह खामनेई के पूर्वज भारत के इसी बाराबंकी से थे। वर्ष 1800 के आसपास बाराबंकी के गांव में सैयद अहमद मुसबी का जन्म हुआ था, जो बाद में भारत से इराक चले गए और फिर इराक से आकर वो मौजूदा ईरान में रहने लगे। और उन्हीं के वंशज रुहुल्लाह खामनेई ईरान की क्रांति के बाद वहाँ के सर्वोच्च नेता बने और उन्हें खामनेई इसलिए कहा गया क्योंकि वो ईरान के उस क्षेत्र से आते थे जिसे खुमैन या खामनेई कहा जाता है। और ये ईरान का एक गांव है और वहाँ इस नाम का एक बहुत बड़ा शहर भी है। तो ईरान की ये कहानी थी। अब इसके बाद आप ये देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किस बयान का मजाक उड़ाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑफर दिया है कि अगर ईरान और इजराइल तैयार हो जाएं तो वो इस युद्ध में इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं और वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके इस बयान पर बड़ी हैरानी जताई और कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन मध्यस्थता कराने में इतनी ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो वो यूक्रेन के साथ अपने देश के युद्ध में मध्यस्थता क्यों नहीं कर लेते। ईरान और इजराइल का युद्ध बंद कराने के लिए चले हैं, पहले अपना युद्ध क्यों नहीं बंद कर लेते यूक्रेन के साथ। Once again, we have outlined them to our partners, the US, Israel, and we reached out to Iran. We do not impose anything to anyone. We simply say how we see the way out of the situation. But certainly it's up to the political leadership of all these countries to decide, primarily Iran and Israel. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday and I said, you know, he actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. तो ट्रंप ने पुतिन से कह दिया है कि इजराइल और ईरान की चिंता बाद में कीजिएगा, अगर आप चाहें तो पहले रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसे रोकिए, अपनी चिंता कीजिए आप। इस युद्ध में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका साफ तौर पर खड़ा हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के दो बड़े प्रतिद्वंदी देश चीन और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये दो टीम अब अलग अलग बन गई हैं। एक है ईरान की टीम जिसके साथ हैं चीन और रूस, और दूसरी है इजराइल की टीम जिसके साथ खड़ा है अमेरिका। रशिया ने तो ये भी कहा है कि अमेरिका को इस युद्ध से बाहर रहना चाहिए और उसका दखल इस युद्ध को और भी भड़का सकता है। आज राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी फोन पर बात हुई है और दोनों नेताओं ने इजराइल के हमलों की निंदा की है। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका का बिना नाम लिए राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि विशेष प्रभाव रखने वाले बड़े बड़े देशों को शांति के प्रयासों के लिए आगे आना चाहिए। ये एक तरह से कटाक्ष भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से शांति की नहीं
बल्कि सरेंडर की बात कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ये हमला अगले एक हफ्ते में कभी भी हो सकता है। हालांकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर ईरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युद्ध विरोधी संगठनों ने इजरायल के हमलों को मानव अधिकारों के खिलाफ बताया है। अब आपको यह दिखाते हैं कि इस युद्ध पर अमेरिका और इजराइल के जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है। द इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के 70% लोग ईरान के खिलाफ इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। 10% लोगों का कहना है कि वो युद्ध का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। मौजूदा वक्त में ये युद्ध नहीं होना चाहिए था। युद्ध होना चाहिए लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। 13.5% लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं इजराइल में और 6.5% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो अगर आप इजराइल के लोगों को समझना चाहते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए 70% लोग जो हैं इजराइल के, वो ईरान के साथ होने वाले इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। और अगर आप 10% लोगों को भी और मिला लें, ये 10% वो लोग हैं जो युद्ध का समर्थन तो करते हैं लेकिन कहते हैं टाइमिंग गलत है, अगर इनको भी अगर आप मिला लें तो फिर इजराइल के 80% लोग ऐसे हैं जो इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में भी फॉक्स न्यूज़ ने एक सर्वे किया जिसमें इस युद्ध को लेकर अमेरिका के लोगों की राय बटी हुई मिली। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 73% समर्थक इस युद्ध के साथ हैं। वो चाहते हैं कि वो कहते हैं युद्ध ठीक है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी, जो वहाँ की विपक्षी पार्टी है, उसके 32% लोग ही इस युद्ध को सही मानते हैं और बाकी के लोग इसके खिलाफ हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उसके 73% समर्थक ये कहते हैं कि ये युद्ध सही हो रहा है। अब हम आपके सामने भारत के ऑपरेशन सिंधु को डिकोड करेंगे। ईरान में फंसे हुए भारत के लोगों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। और इसके तहत आज 110 भारतीयों का पहला जत्था आर्मेनिया के रास्ते भारत सुरक्षित लौट आया है और इनमें भी 90 छात्र जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। इन सभी छात्रों को सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर आर्मेनिया लाया गया और बाद में आर्मेनिया से एक विशेष विमान के जरिए इन लोगों को दिल्ली लाया गया। ये इस ऑपरेशन की पहली फ्लाइट थी, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे ईरान में फंसे हुए दूसरे भारत के लोगों को भी आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। रात भर मिसाइल्स देखना, ड्रोन्स देखना, ये चीज़ फिर स्ट्राइक देखना, उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इस वजह से जो हमारे एम्बेसी ने, उन्होंने बहुत जल्द काम किया। बहुत थैंकफुल है हम, बिकॉज हमें नहीं लगा था इतना फास्ट, इतना स्विफ्ट एक्शन होगा, क्योंकि हम जिस घर में बैठे हुए थे वी वर लाइक इन द डिलेमा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया। हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया और वी आर वेरी हैप्पी नाउ। तो आप देखिए, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर। ज़्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं और अक्सर मोदी सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं कि मोदी सरकार धर्म के आधार पर काम करती है या सेकुलर नहीं है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी राज्य का हो, उसे सुरक्षित वापस इस देश में लाया जाता है। भारतीय नागरिक दुनिया भर में कहीं भी फंसे रहें, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा होता है अब
कि मुसीबत की घड़ी में भारत की सरकार उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और ये भरोसा जीतना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अफगानिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था और कोविड के समय दूसरे देशों में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार ने तब ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया था। हाल के वर्षों में अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई मुसीबत आई है, चाहे वो बीमारी की मुसीबत हो, चाहे किसी युद्ध की मुसीबत हो, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती रही हो, भारत ने अपने किसी भी नागरिक को दुनिया के किसी भी कोने में अकेले नहीं छोड़ा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 2,500 से ज्यादा तो छात्र हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2,500 छात्र भारत से पढ़ने भी कहां गए? ईरान में पढ़ने के लिए गए। तो ये ईरान में क्यों गए? इनमें से बहुत सारे छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा ही कि आखिर ईरान में ऐसा क्या है कि भारत के इतने सारे छात्र अपने देश को छोड़कर ईरान में MBBS की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली, भारत में MBBS की सीटों की कमी और छात्रों की संख्या ज्यादा। भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक विशेष परीक्षा होती है जिसे नीट कहते हैं और वर्ष 2025 में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। उसमें से 12,36,000 यानी 55% छात्र इसमें पास हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये छात्र इस परीक्षा में पास हुए तो इन्हें भारत में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला क्यों नहीं मिला? असल में इसका कारण यह है कि भारत के मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1,18,000 सीटें हैं और इसकी वजह से 12 लाख छात्र जिन्होंने ये परीक्षा पास की है, 12 लाख छात्र नीट की परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन उनमें से लगभग 11 लाख छात्रों को किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता क्योंकि सीटें नहीं हैं। ऐसे में इन छात्रों को ईरान और यूक्रेन जैसे देशों में जाकर ये पढ़ाई अपनी ये पूरी करते हैं। और दूसरा, भारत के मुकाबले इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी सस्ती है। भारत में मैनेजमेंट कोटा अगर आप लेते हैं तो MBBS की जो पढ़ाई है 5 साल की, उसका खर्च 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजों में ये खर्च 45 से 55 लाख हो सकता है। अगर आप एक एवरेज लेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच खर्च होता है। लेकिन ईरान, यूक्रेन और रशिया जैसे देशों में ये खर्च बहुत कम होता है, ये पढ़ाई बहुत सस्ती है। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे छात्र इन देशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अब हम उस लंच को डिकोड करेंगे जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे पाकिस्तान के आतंकवाद को भी एक नया मंच मिल गया है? तो लंच और आतंकवाद का मंच। 18 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया। ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी, यानी बंद दरवाजे के पीछे हुई एक ऐसी बैठक थी जिसकी एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है। बहुत सारे लोगों को यह बड़ा असामान्य लग रहा है, अजीब सी बात लग रही है, लेकिन व्हाइट हाउस में अक्सर जो इस तरह की बैठक होती हैं, जो गुप्त रखी जाती हैं, क्लोज डोर बैठक होती हैं, जिन्हें बहुत संवेदनशील माना जाता है, उनकी तस्वीरें जारी नहीं की जाती और इस केस में भी शायद यही हुआ होगा। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर है। पूरी दुनिया को बड़ा अजीब लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक पाकिस्तान जैसे देश के सेना प्रमुख को लंच पर बुला रहे हैं और इसकी एक भी तस्वीर अमेरिका ने या व्हाइट हाउस ने जारी नहीं की है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या रहा होगा। हालांकि इस बैठक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल असीम मुनीर को इसलिए लंच पर बुलाया क्योंकि जनरल असीम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। ये सीज फायर का वही दावा है जिसका प्रधानमंत्री मोदी पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करते हुए खंडन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर चाहते हैं कि इस कथित दावे के लिए अब राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए और व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बात से ट्रंप बेहद खुश हो गए और उन्होंने भी 11,000 किलोमीटर दूर से असीम मुनीर को लंच पर बुला लिया।
बहुत सारे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि राष्ट्रपति ने वाकई में इसी वजह से जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छाओं को डिकोड करें तो आपको समझ में आएगा कि ये उनका बड़ा पुराना सपना है, उनकी बड़ी पुरानी हसरत है कि उन्हें एक दिन नोबेल शांति पुरस्कार मिले। और इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। वर्ष 2009 में बराक ओबामा को उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि जब ओबामा को बिना कुछ किए ही ये नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया तो फिर उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, उन्हें तो ये पुरस्कार ज़रूर मिलना चाहिए। ये ट्रंप का सपना है और जो भी उन्हें ये कह देता है कि आपको ये नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रंप अचानक से खुश हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जनरल मुनीर अगर सिफारिश ना करते तो इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नॉमिनेट नहीं होता। ये सिफारिश कोई भी कर सकता है, किसी भी देश की सरकार कर सकती है, कुछ खास प्रोफेसर कर सकते हैं, बुद्धिजीवी कर सकते हैं, बड़े वैज्ञानिक कर सकते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कर सकती है। इसलिए इस पुरस्कार की सिफारिश के लिए जनरल मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया होगा, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इस सिफारिश के लिए ट्रंप को मुनीर की ज़रूरत नहीं थी, वो ये सिफारिश तो कहीं से भी करा लेते। और मुनीर की सिफारिश को मानने वाला कौन है? एक ऐसा सेना अध्यक्ष जो आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, आतंकवादियों को समर्थन देता है, आतंकवादियों के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। देखिए कितना बड़ा मजाक कि वो दुनिया को ये बता रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली, वो ये बता रहा है कि शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये पुरस्कार अब तक अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को मिल चुका है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इस बैठक का एजेंडा ईरान और इजराइल का युद्ध भी हो सकता है? तो इस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से कहा कि जनरल मुनीर से उनकी ईरान पर बात हुई है और इस मुद्दे पर जनरल मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने एक इशारा यह दिया है कि ईरान के मामले पर उन्होंने मुनीर को समझा दिया है और अब मुनीर ईरान के मामले में अमेरिका के साथ खड़े हैं, यानी वो ईरान के खिलाफ हो गए। Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. ये बात सही है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और उसका लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से लगता है और इस हिसाब से पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी काम की चीज़ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पाकिस्तान की मदद के अमेरिका ईरान पर हमला न कर सके। ईरान के ज़्यादातर न्यूक्लियर साइट्स मध्य ईरान में हैं और यहाँ से पाकिस्तान के एयरबेस बहुत दूर हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की उतनी भी मदद नहीं कर सकता जितना दिखाया जा रहा है, और वो भी तब जब ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका के खुद अपने 7 से 8 एयरबेस हैं और मिलिट्री बेस हैं। उसे पाकिस्तान की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तो शुरू से ही अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की भूमि को इस्तेमाल किया है। इस लिहाज से भी जनरल मुनीर को ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को लंच पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात तो बिना लंच खिलाए ही डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर से मनवा लेते ऐसे ही। यहां आपको यह देखना होगा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान का सहयोग चाहते हैं तो वो शायद डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को अपना रहे हैं, जिसमें एक इस्लामिक देश के खिलाफ दूसरे इस्लामिक देश का सहयोग लिया जा रहा है। अमेरिका को ये पता है कि वो इस्लामिक दुनिया में अब फूट डाल देंगे और पाकिस्तान को ईरान के सामने खड़ा कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान ईरान का समर्थक रहा है और ईरान ने तो ये दावा किया था कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो हमारे काम आएंगे, और पाकिस्तान ने हमें ये आश्वासन दिया है कि फिर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा।
अमेरिका चाहे तो ईरान के विद्रोही गुटों को पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई कर सकता है ताकि ईरान के अंदर ही खामनेई के खिलाफ हमलों को बढ़ाया जा सके। अब कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ट्रंप और मुनीर के बीच ईरान को लेकर कोई डील हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान अपने एयरबेस, लॉजिस्टिक्स जैसी तमाम मदद अमेरिका को देगा। कुल मिलाकर ट्रंप मुनीर को इज्जत नहीं दे रहे बल्कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप इस बात को ध्यान से देखिए और ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को जो लंच खिलाया, उस लंच का बिल बहुत बड़ा आने वाला है। ये लंच मुनीर को बड़ा महंगा पड़ने वाला है और भविष्य में पता चलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस लंच का बिल कहीं जनरल मुनीर की जेब से ही ना निकाल ले। और अब यह देखिए कि जिस देश की सेना पर ही आतंकवाद के साथ पार्टनरशिप, गठबंधन करने के आरोप हैं, जिस सेना पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप है, उस देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच खिलाकर क्या अमेरिका की खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाली छवि खराब नहीं होती? ये देखिए, आज आपके सामने हम एक तस्वीर लेकर आए हैं। बीच में डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान आतंकवादियों को शय देता है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये सारे ईरान के सहयोगी आतंकवादी संगठन हैं और इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, क्योंकि ये आतंकवादी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और ईरान पर अमेरिका की ये नीति है। अब पाकिस्तान को देखिए, ट्रंप को ईरान गलत नजर आ रहा है, पाकिस्तान सही नजर आ रहा है। यहां देखिए, पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को समर्थन देता है, हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देता है, लश्कर ए तैयबा को समर्थन देता है और न जाने कितने सैकड़ों आतंकवादी कैंप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं पाकिस्तान की सेना की मदद से। लेकिन यह सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आ रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ है, आतंकवादियों से दोस्ती है, उस मामले में ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसा ईरान वैसा पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती करता है और ईरान पर हमला करना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम आज पूरी दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान को भी उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए जिस चश्मे से आप ईरान को देख रहे हैं। जो सारी बातें ईरान पर फिट बैठती हैं, वो सारी बातें पाकिस्तान पर भी फिट बैठती हैं। नॉर्थ कोरिया पर जो बातें फिट बैठती हैं, वो पाकिस्तान पर भी फिट बैठती हैं। फिर भी दुनिया पाकिस्तान को एक अलग चश्मे से देख रही है, नॉर्थ कोरिया को अलग चश्मे से देखती है और ईरान को अलग चश्मे से देखती है। ये बहुत बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं और हमें पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि ईरान की असलियत भी वही है जो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान भी ईरान के जैसा है और नॉर्थ कोरिया के जैसा है। इसलिए जो काम ईरान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ भी वही होना चाहिए। पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ये ब्रेक है 3 मिनट का और 3 मिनट के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो
तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. में एक परीक्षण स्थल पर जांच के दौरान यह हादसा हुआ और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि रॉकेट के ऊपरी हिस्से जहां पर ईंधन का टैंक होता है वहां से अचानक आग की लपटें निकली और फिर धमाके की वजह से ये पूरा स्टारशिप नष्ट हो गया। एयरक्राफ्ट शामिल है। तो अब एयर इंडिया भी फूंक कर कदम चल रहा है, ले रहा है और ये घटना ऐसी हुई है जिसने सबको डरा दिया है। आजकल कोई भी व्यक्ति, आपके आसपास भी जो लोग हवाई यात्रा करते हैं तो फ्लाइट से पहले उनके मन में एक अजीब सी आशंका होती है, एक अजीब सा डर होता है। लोग उस फ्लाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं और आजकल लोग एक दूसरे से भी मजाक में यही बात कहते हैं कि मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ, अब देखते हैं इसके बाद बात होगी या नहीं होगी। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और वो इंसान खतरनाक नहीं होता जो ऊंचा बोलता है, बल्कि खतरनाक वो इंसान होता है जो धीरे से कान में बोलता है। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को